आप सभी को नमस्कार। हमारा जो अगला संवाद का भाग 3 है उसमें आज हम पढ़ेंगे भारत में एकात्मक लक्षण। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि भारत में संघात्मक लक्षण कौन कौन से मौजूद हैं, संघात्मक लक्षण की विशेषताएं। उसके बाद आपने पढ़ा था कि 7वीं अनुसूची में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हमने उसमें देखा था कि संघ सूची जो थी कि ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, केंद्र को। उसके बाद राज्य सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको था, राज्य को। उसके बाद समवर्ती सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों को दिया गया था। इसके बाद जो संघवाद का भाग 3 है उसमें हम पढ़ेंगे भारत में एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि भारत में क्या है, संघात्मक लक्षण के साथ साथ क्या है, एकात्मक लक्षण भी मौजूद है। और भारत में एकात्मक लक्षण क्या है, ज्यादा है। इसीलिए भारत में क्या है, संघात्मक व एकात्मक दोनों लक्षण मौजूद है। और उनमें आज हम जो पढ़ेंगे कि भारत में एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं। इसका पहला पॉइंट जो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि भारत में इकहरी नागरिकता है। इकहरी नागरिकता है। इकहरी नागरिकता है। आप देखेंगे कि भारत में क्या है कि इकहरी नागरिकता है। यहाँ पर चाहे कोई बिहार से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, राजस्थान से हो, पर उसकी पहचान क्या होती है कि हम सब क्या हैं, भारतीय। उसकी पहचान क्या रहती है कि हम सब क्या हैं, भारतीय हैं। ना कि ये कि वो क्या है, बिहार से संबंध रखता है या वो बिहारी है। वो उसकी क्षेत्रीय पहचान है, वो उसकी क्षेत्रीय पहचान है। पर यदि नागरिकता की बात की जाए तो वो नागरिकता क्या है, भारतीय है। वो जो राजस्थानी है, गुजराती है, वो उनकी क्या है, क्षेत्रीय पहचान, ना कि वो नागरिकता। पर नागरिकता भारत में कैसी है, इकहरी। और इकहरी मतलब कैसा लक्षण, एकात्मक लक्षण। कैसा लक्षण, एकात्मक लक्षण। इसके बाद जो है कि जो हमारा दूसरा पॉइंट है कि भारत में आप देखोगे कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका है कि न्यायपालिका कैसी है, एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब क्या है, आप इसके माध्यम से समझेंगे। ये हमारा क्या है, आप देखेंगे कि यहां पर क्या है कि सबसे नीचे यहां पर क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये हमारा क्या है, हाई कोर्ट। और टॉप पर हमारा क्या है, सुप्रीम कोर्ट। ये हमें क्या दर्शाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहां पर है, टॉप पर है। वो क्या है, टॉप पर। वो क्या है, एकीकृत। और एकीकृत हमें क्या समझाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होंगे वो क्या है, हाई कोर्ट पर भी, हाई कोर्ट पर और क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर, दोनों पर ही वो क्या होंगे, लागू होंगे। इसीलिए भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका है, एकीकृत। और एकीकृत शब्द हमें क्या दर्शा रहा है कि भारत में कैसे लक्षण मौजूद हैं, एकात्मक लक्षण मौजूद हैं। पहले पॉइंट में क्या दिखाता है कि भारत में कैसी नागरिकता है, इकहरी। जबकि आप देखोगे कि अमेरिका, यूएसए में क्या है, वहां पर क्या है, दोहरी नागरिकता है। वहां पर क्या है, दोहरी नागरिकता है। ऐसे ही वहां पर क्या है, यूएसए में जो न्यायपालिका है वो 50 स्टेट के साथ साथ क्या है, एक उनके ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट भी है। पर भारत में क्या है कि एकीकृत न्यायपालिका है, हाई कोर्ट भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, पर उन पर ऊपर सबसे कौन है, सुप्रीम कोर्ट। और उसके निर्णय ही क्या है, इनके लिए क्या बन जाते हैं, नजीर बन जाते हैं, इनके लिए उदाहरण बन जाते हैं। और इनको क्या, हाई कोर्ट को और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को उनको फॉलो करना होता है।
तीसरा पॉइंट क्या दिखाता है भारत में, जो एकीकृत लक्षण को दिखाता है या एकात्मक लक्षण को दिखाता है, वो क्या है, राज्यों में जो राज्यपाल है, राज्यों में जो राज्यपाल है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। कि जो राज्यों में संवैधानिक प्रमुख है, जो राज्यपाल है, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है, राष्ट्रपति के द्वारा। और एक तरह से राज्यपाल को क्या है, केंद्र का एजेंट भी कहा जाता है, एजेंट भी कहा जाता है, केंद्र का एजेंट भी कहा जाता है। इसके साथ साथ क्या है कि भारत में क्या है, आप देखोगे आपातकाल में, आपातकाल के दौरान शक्तियां केंद्र में निहित हो जाती हैं, केंद्र में निहित हो जाती हैं। केंद्र में निहित हो जाती हैं कि जब आपातकाल लगता है, आपातकाल मतलब संकट काल, और वो संकट काल क्या है, आप पढ़ोगे भी कि क्या है, वो हमारा जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 352, 356 और 360 में क्या है, आपातकाल की व्यवस्था की गई है। आपातकाल क्या है, आप पढ़ोगे इसमें कि जैसे क्या है, 352 में युद्ध बाह्य आक्रमण है, ऐसे ही 356 में क्या है कि जब राज्यपाल को किसी राज्य के संदर्भ में ये विश्वास हो जाए कि वहां का जो शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल क्या है, राष्ट्रपति को वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की परामर्श देता है या उससे अनुशंसा करता है। परामर्श की बजाय हम बोले कि अनुशंसा करता है तो ज्यादा बेहतर होगा, कि वहां पर क्या है 356 के तहत, जिसको हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन, क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति शासन। कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 356 के तहत क्या है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जब युद्ध बाहरी आक्रमण हो जाए, मान लीजिए कि जैसे चाइना से हमारा युद्ध हुआ, उसके बाद क्या है पाकिस्तान से युद्ध हुआ हमारा, 1962 में किससे हुआ था, हमारा चाइना से हुआ, 1965 में क्या है, किससे हुआ, पाकिस्तान से हुआ। जब ये युद्ध हुए तो उस युद्ध के दौरान क्या है, आपातकाल लगाया जाता है, और आपातकाल के दौरान सभी शक्तियां किस में निहित हो जाती हैं, केंद्र में निहित हो जाती हैं। और केंद्र का मतलब वो हमें क्या दिखाता है कि भारत में क्या है, एकात्मक लक्षण मौजूद है। इसके बाद क्या है, आप अगला पॉइंट देखेंगे, यहां पर क्या है कि राज्यों की जो सीमाएं होती हैं, उनके नाम होते हैं, उनमें क्या है, केंद्र परिवर्तन कर सकता है, कि जो राज्यों के नाम हैं, राज्यों के नाम व उनकी सीमाओं में केंद्र क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। वो भी किससे, साधारण बहुमत से, कि राज्यों के नाम व उनकी सीमाओं में कौन परिवर्तन कर सकता है, केंद्र। और ये भी हमें क्या दिखाता है कि भारत में क्या है, एकात्मक लक्षण मौजूद है। इसके बाद क्या है, आप एक पॉइंट और इसमें देखेंगे जो आपके लिए क्या है, काफी रहेंगे आपके 10th क्लास में, 11th क्लास में, ये क्या है, पॉइंट सफिशिएंट रहेंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इनमें से आपको कोई ना कोई पॉइंट वहां पर मिल जाएगा। तो अगला पॉइंट क्या दिखाता है कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल
भारतीय अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं भी केंद्र के अधीन है, केंद्र के अधीन है, अधीन है। जैसे आईएएस, आईएफएस, इनकी नियुक्ति क्या है, किसके द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, और वो क्या है, राज्यों में अपनी सेवाएं देते हैं। ये भी हमें क्या दिखाता है कि एकात्मक लक्षण दिखाता है। तो संघवाद से जो प्रमुख प्रमुख चीजें थी कि संघात्मक व्यवस्था के क्या लक्षण हैं, क्या विशेषताएं हैं, भारत में संघात्मक लक्षण के कौन कौन से तत्व मौजूद हैं, उसके बाद कौन कौन सी अनुसूचियां हैं कि जिसके तहत, कौन सी अनुसूची के तहत क्या है, शक्तियों का विभाजन किया गया है। उसमें हमने पढ़ चुके थे कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ था कि संघवाद, कि भारत में संघवाद में भारत में एकात्मक लक्षण कौन कौन से मौजूद हैं। तो वो कुछ एकात्मक लक्षण हम इस भाग 3 में देख चुके हैं। आशा है कि आप सभी इन तीनों भाग को देखकर संघात्मक जो हमारी अवधारणा है, संघात्मक जो हमारा टॉपिक है, उसको बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे। एक दो बार इन वीडियो को दोबारा देखें तो आप इसको क्या है, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और यदि आपको कहीं पे लगे कि और ज़्यादा ज़रूरत है, और कुछ होना चाहिए जो आपको समझ ना आए, या लगता है कि और बेहतर चीज़ होनी चाहिए, तो आप कमेंट में लिखकर हमें अपने सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।